Hello everyone, I am Rajiv Chauhan and today our agenda is to discuss why political science optional has grown in prominence in the last few years and particularly in the last 6-7 years. So this is our point of agenda, that I will be providing you a clear insight, a precise insight, a fully analytical understanding that you could understand why it has grown in prominence and why one should choose political science as an optional. तो आज हम इसी चीज पे बात करेंगे पूरी डिटेल में. तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि 2013 में सिलेबस यूपीएससी का चेंज हुआ है कंप्लीटली. पहले सिलेबस बिल्कुल अलग था और 2013 जो आज का जो फॉर्मेट है वो 2013 में चेंज हुआ. एंड दैट चेंज बिफोर दैट 2013 से पहले अगर पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे आप तो बहुत पॉपुलर विषय नहीं था, बहुत कम लोग लेते थे. लेकिन आज का जो समय है वो सबसे अधिक नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मेंस लिख रहे हैं उसमें से एक विषय है पॉलिटिकल साइंस. तो आखिर क्यों इतना बढ़ गया, इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, इतना सिलेक्शन क्यों होने लगा, ये चीज भी समझना जरूरी है. तो ये सब चीजों के ये सब जो बेसिस है, जो बेसिस मैं बताऊंगा, उस बेसिस को अगर आप देखेंगे सही तरीके से तो रैशनली सोच पाएंगे कि क्यों ये बढ़ा है और इस पे क्यों ये विषय आपको लेना चाहिए. ठीक है, तो इसी पे ब्रॉडली हम बात करेंगे. तो पहला चीज मैं बताता हूं कि सबसे जो हिट रेशियो है वो इसका बहुत ज्यादा है. हिट रेशियो से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, जो 800 स्टूडेंट हर साल लगभग सेलेक्ट होते हैं, तो उनका कोई ना कोई ऑप्शनल रहता है. तो पॉलिटिकल साइंस विषय से जो बच्चे देते हैं मेंस, तो उनका सिलेक्शन जो है वो सबसे बेहतरीन हो रहा है पिछले 3 साल से. ठीक है, इन द लास्ट 3 ईयर पॉलिटिकल साइंस स्टैंड्स नंबर 1, सबसे टॉप पे हैं. अगर पिछली साल का रिकॉर्ड देखें तो पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हुआ. नियरली 173 स्टूडेंट के आसपास लगभग क्लियर किया उन्होंने. और नंबर 2 पे ज्योग्राफी था जिसमें कि 93-94 था और नेक्स्ट सोशियोलॉजी था जिसमें 89 था. तो आप गैप देख सकते हैं कि इतना ज्यादा का गैप है. और लास्ट ईयर का रिजल्ट भी देखेंगे तो इसी तरह का आपको रिजल्ट दिखेगा. तो अभी जो जिस ऑप्शनल से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है वो ऑप्शनल आपका पॉलिटिकल साइंस है. ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये यूपीएससी का रिजल्ट कह रहा है और यूपीएससी जो रिपोर्ट निकालती है उस रिपोर्ट में भी लिखा गया है. ठीक है, तो हिट रेशियो इसका बहुत अधिक है. वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है कि लोग ऑप्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस. तो ये हुआ नंबर 1 पॉइंट. दूसरा पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको पॉपुलर बनाने में. ठीक है, कि सिलेबस. अगर आप सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का देखेंगे तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि थोड़ा लंबा सिलेबस है. यकीनन इट्स ट्रू दैट सिलेबस इज लिटिल लेंदी, लेकिन उस सिलेबस, लेंदी सिलेबस थोड़ा है तो उससे फायदा क्या है ये हमें देखना पड़ेगा. तो कन्वर्जेंस जिसे कहते हैं हम, कि अगर ऑप्शनल पढ़ा तो उससे जीएस में कितना बेनिफिट होगा. अगर मैं मार्क्स का कहूं तो 2022 का अगर मेंस देखेंगे आप, जनरल स्टडीज का पेपर देखेंगे आप, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लगभग 1000 नंबर में से 380 मार्क्स, 380 मार्क्स, ओके, 380 मार्क्स के क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जिन्होंने पढ़ा है वो डायरेक्टली बना सकते हैं. उससे पिछली साल भी अगर जाएंगे 2021 तो लगभग 360 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है आपको एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज का, जो कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ पढ़ा हुआ अगर व्यक्ति हो तो वो भी बना सकता है. तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई ऑप्शनल चूज किया आपने, वो ऑप्शनल आपको जीएस में मदद नहीं कर रहा है या कितना मदद कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है हम कौन सा ऑप्शनल चूज करें. क्योंकि याद रखिए ऑप्शनल ही एक ऐसा चीज है जो आपको रैंक दिलाता है, पास कराता है. अगर 300 मार्क्स आपने ऑप्शनल में ले आए अगर आप, तो आपका आईएएस बनना लगभग तय है. ठीक है, तो यहां पे अब मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि सिलेबस का कन्वर्जेंस क्या है, कैसे है. तो चारों पेपर में, ऑल द 4 पेपर्स, ठीक है,
चारों पेपर का अगर हम बात करें तो चारों पेपर में इनका कन्वर्जेंस है, ठीक है। जीएस पेपर 1 में नेशनल मूवमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कास्ट सिस्टम, जो सोसाइटी का कुछ ये है, वो सब चीज आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का पेपर 1 सेक्शन बी में। सेक्शन बी में ये सब चीज है दिया हुआ, जो चीज आप वहां पढ़ रहे हैं वही सेम चीज आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा नेशनल मूवमेंट का पॉलिटिक्स क्या है, कैसे कैसे अनफोल्ड हुआ है, लेबर मूवमेंट कैसा रहा है, वुमेन मूवमेंट कैसा रहा है, जो मेन स्ट्रीम मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब कैसे कैसे इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया है, वो हमें पढ़ना है वहां पे भी। वही सेम चीज आपको पेपर 1 में भी हिस्ट्री के सेक्शन में पढ़ना है। सोसाइटी का भी बहुत सारा चीजें हैं जो यहां पे कन्वर्ज करता है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है जनरल स्टडीज पेपर 1 में भी। और जहां तक पेपर 2 के बारे में बात अगर हम करें तो पेपर 2 में क्या रहता है, आपका पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस का पार्ट, कुछ थोड़ा गवर्नेंस का पार्ट। ओके, तो अगर उसको देखें तो पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 और पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 सेक्शन बी पूरा का पूरा वही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी आपको वहां पे पूरा डिटेल में पढ़ना है, और इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2 में पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस का। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका लगभग 250 नंबर का पेपर है, ये ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है, उसके लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है मेंस एग्जामिनेशन। और पीटी तो आप जानते ही हैं, ठीक है। थर्ड पेपर में इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है और इंटरनल सिक्योरिटी का जो सेक्शन है, उसमें कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे प्लानिंग, डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म, एलपीजी रिफॉर्म्स, ये सब पॉलिटिकल साइंस में हमें पढ़ना है और बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ना है, बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करना रहता है। तो ये सब जो पोर्शन जो जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है पेपर 3 में, वो भी आपका कवर हो जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी में भी टेररिज्म है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है इंडिया में, बहुत सारा एक्सट्रीमिज्म लेके, एक्सट्रीमिज्म एंड डेवलपमेंट, इस तरह का टॉपिक आप देखेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी में है, जो कि आपको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं एथिक्स पेपर में। एथिक्स पेपर में जो सेक्शन ए है पर्टिकुलरली, एथिक्स पेपर में जो एक चैप्टर नंबर 1 है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये इस चैप्टर से लगभग 3 से 4 सवाल हर साल आता है, और मोस्टली जो सवाल आता है वो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, और फिलोसोफर का कभी प्लेटो का पूछ देंगे, कभी एरिस्टोटल का पूछ देंगे, वो इसी तरह से सोक्रेटिस का कभी पूछ देंगे, गांधी जी पे कभी पूछ देंगे, इस तरह का सवाल होता है। वो आमतौर पे जीएस पेपर 4 में कहा जाता है कि जो क्वेश्चंस है उसमें सबसे टफेस्ट क्वेश्चन वही होता है, कि समझ में ही नहीं आता उसका मीनिंग क्या है। जब तक क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो आप आंसर क्या लिखेंगे, ये लाजमी है, किसी के साथ भी दिक्कत होगा। तो वहां पे उस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए, किस चीज का, फिलोसोफर के बारे में, एथिक्स के बारे में, कि जेएस मिल ने यूटिलिटेरियन पे क्या बोला है, या जर्मी बेंथम ने क्या बोला है, ठीक है, वर्च्यू एथिक्स पे एरिस्टोटल ने क्या बोला है। तो ये सब पॉलिटिकल साइंस का बेसिक थिंकर है, और वही चीज आपको यहां पे भी पढ़ने को मिलता है। और एक इट इज नो एक्सेप्शन, अभी तक जो जनरल स्टडीज पेपर 4 में जो हाईएस्ट मार्क्स है वो है 162, और जो लड़की लाई है ऑल इंडिया रैंक 9 था उनका, और उनका ऑप्शनल भी जो था वो पॉलिटिकल साइंस था। तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस का जो नॉलेज है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने यूज किया, किसमें, जनरल स्टडीज पेपर 4 में यूज किया, और वही कारण है कि उनका नंबर इतना एक्सेप्शनल नंबर आया है। तो जीएस पेपर 4 में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। अब आते हैं एसए के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आजकल अगर पिछले 2 साल का ट्रेंड देखेंगे तो सिर्फ 8 का 8 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सब के सब क्वेश्चन फिलोसॉफिकल क्वेश्चन होता है। तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जो एसए रहता है तो उसको लिखना, उसको इंटरप्रीट करना कठिन होता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हैं कंप्लीट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, कि एरिस्टोटल, प्लेटो, मकियावेली पढ़ेंगे आप, जॉन लॉक पढ़ेंगे, थॉमस हॉब्स पढ़ेंगे, रॉल्स पढ़ेंगे, ढेर सारे इस तरह के थिंकर हैं जो आप पढ़ते हैं। तो उनका जो
पद्धति था, उनका जो इंटरप्रिटेशन है, जो ह्यूमन नेचर के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, लिबर्टी पे उन्होंने क्या बोला है, स्टेट पे क्या बोला है, ढेर सारी चीजों पे उन्होंने बात किया। जब फिलोसफर ही तो डेफिनेटली दे विल स्पीक अ लॉट अबाउट लॉट मेनी थिंग्स। तो नाउ दैट इज वेयर the people who are having political science as their optional, they enjoy certain extra benefit, क्योंकि वो ऑलरेडी उस तरह का सवाल, उस तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो वहां पे हमें एक ज्यादा एडवांटेज रहता है, अच्छा स्कोर करने का एक ऑप्शन मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग 380 नंबर का क्वेश्चन, मैं कहता हूं 350 ही, तो 1000 नंबर में से 350 नंबर प्रिपेयर हो गया आपका, साथ ही साथ एसए प्रिपेयर हो गया। तो टोटल जो आपका अगर देखते हैं तो 250 नंबर एसए, 500 नंबर ऑप्शनल, 750, ठीक है, और 300, तो 1050 और उसमें 50 जोड़ लीजिए, ठीक है, तो 1100 ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस अगर आपका रहता है तो आपका 1100 नंबर का प्रिपरेशन राइट अवे हो जाता है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यह आज का रियलिटी है। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि यूपीएससी में लोग 2014 के बाद जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेना शुरू किए। 2014 से पहले देखेंगे तो बहुत चुनिंदा, ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल यूज्ड टू टेक पॉलिटिकल साइंस एज देयर ऑप्शनल, बट आफ्टर दिस मेनी पीपल स्टार्टेड टेकिंग। क्यों? क्योंकि उनका हार्डवर्क ही कम हो जा रहा है। जब हार्डवर्क ही आपका इतना कम हो जाए तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आदमी उसको चूज करेगा, ठीक है। तो जब लोग कहते हैं कि सिलेबस थोड़ा लंबा है, पहली बात तो सिलेबस लंबा थोड़ा बहुत है, उतना नहीं है। अब मैं अंदर जाके बाद में यह भी बताऊंगा कि सिलेबस बहुत छोटा है जब हम सिलेबस वाला वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो अगर हम उसको अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपको तैयारी 1100 नंबर का हो रहा है एक ऑप्शनल पढ़ के, कोई और ऑप्शनल से इतना कन्वर्जेंस है ही नहीं। चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बात कर लो आप, चाहे ज्योग्राफी का बात कर लो, चाहे सोशियोलॉजी का बात कर लो, एंथ्रोपोलॉजी का बात कर लो, इवन हिस्ट्री का भी बात कर लो, इतना कन्वर्जेंस किसी से भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीएसआईआर से है। रैशनली मैंने आपको ये सब चीज बताया है। आप चाहें तो सिलेबस निकाले और एक एक पॉइंट सिलेबस का मिला के देख ले, एंड यू विल रियलाइज व्हाट आई टोल्ड यू इज बैरन ट्रूथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी निकाल के आप देख सकते हैं। तो ये सब एक स्पेशल बेनिफिट है जिससे कि लोग इसको चुनना शुरू किए हैं। 2014 से पहले लोग नहीं लेते थे। 2014 क्यों बोल रहा हूं कि 13 में सिलेबस चेंज हुआ, उस समय लोगों ने रियलाइज नहीं किया कि भाई इतना ज्यादा कन्वर्जेंस है, लेकिन 14 से लोगों ने रियलाइज करना शुरू किया कि इतना कन्वर्जेंस। इसीलिए जो आप लगातार टॉपर्स दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपका हो रहा है, 173 और कोई और 90s में है। तो आप अंतर देख सकते हैं कि लगभग दोगुना का अंतर है सिलेक्शन में। तो वो बहुत बड़ा रीजन है कि ये एक चीज। नंबर 2 कारण अगर कह सकते हैं तो ये एक कारण है हिट रेशियो के बाद, जो कि मेजर कारण है मेरे अनुसार। और क्या कारण है? सिर्फ यही है? तो जी नहीं। देखिए, यूपीएससी कभी कभी टारगेट करता है कुछ। एक जमाना था 2012 से पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट हुआ करता था, वेरी पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। 2 ऑप्शनल हुआ करता था। सेकंड ऑप्शनल आमतौर पे अमूमन लोग जो लेते थे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लेते थे। तो अगर 12,000 13,000 उस समय स्टूडेंट बैठते थे मेंस लिखने में, तो 8,000 स्टूडेंट के आसपास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिए वाले होते थे। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत स्कोर होता होगा, तभी लेते होंगे लोग। लेकिन यूपीएससी ने उस ऑप्शनल को बड़ा जबरदस्त टाइप से टारगेट किया, ठीक है। टारगेट कैसे किया कि बहुत ही टफ मार्किंग करना शुरू किया, बहुत ही टफ क्वेश्चन पेपर सेट करना शुरू किया। ये सब चीज के कारण से उनका पॉपुलैरिटी बहुत ड्रामेटिक वे से स्लाइड कर गया। और आज के डेट में देखें तो 35-40 इस तरह से उस ऑप्शनल को सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आज तक बुचरिंग नहीं हुआ है। तो उससे पहले एक जमाने में साइकोलॉजी भी अच्छा ऑप्शनल हुआ करता था, उनको भी उन्होंने बुचर कर दिया, ठीक है। अभी तक पॉलिटिकल साइंस के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है और कुछ नहीं होगा, इसका भी गारंटी है, ठीक है। इसका भी गारंटी है कि बुचरिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर क्योंकि एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है अभी भी नंबर 2 पे है,
ठीक है, अभी भी अगर देखेंगे तो जो स्टूडेंट्स हु चूज टू राइट विथ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, वो और नंबर 1 नंबर 2 पे रह रहा है। वो कभी किसी साल नंबर 1 ज्योग्राफी के साथ हो जाता है, किसी बार नंबर 2 हो जाता है, आमतौर पे नंबर 2 पे रहता है। ठीक है, तो अब इसमें एक समझिए, पहले क्या था कि ऑप्शनल जो चूज कर रहे थे पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनका बहुत ऊपर नंबर था, और सेकंड वाले 3,000 3,500 बच्चे लिख रहे हैं, और पहला वाला 8,000 बच्चे लिख रहे हैं। तो इतने बच्चे एक ही सब्जेक्ट ले ले रहे हैं, इसीलिए उसको बुचर किया गया था। यहां पे जब 19-20 चल रहा है तो नो वन इज गोइंग टू डू दैट, कि 3-4 ऑप्शनल हैं, 3 मोस्टली आज के डेट में अगर देखा जाए कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी, ये तीनों लगभग नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रहता है 19-20 रहता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो बुचरिंग पे नहीं जाएंगे, ये तीनों में से कोई बुचर नहीं होगा आज के टाइम में। ओके, तो वो एक कभी नहीं हुआ है, नहीं होगा, वो एक बहुत बड़ा। तो एक तरह से ये एक ऑप्शनल क्या है, सेफर ऑप्शनल है कंपेयर टू अदर ऑप्शनल्स। तो सेफ्टी भी आदमी देखता है, कैलकुलेट करता है कि सेफ्टी भी है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। अब एक चीज और है कि बहुत सारे बच्चे आज के डेट में जो ले रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो वो लोग ले रहे हैं और पास भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले लोग को लगता था कि यार कहां इतना टेक्निकल चीज में घुसे, इतना अंदर जाएं, लेकिन जब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तब रियलाइज हुआ इसके लिए कोई प्रायर बैकग्राउंड का यूटिलिटी ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, कि पहले से कोई हम पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसका कोई जरूरी नहीं है। बहुत ही जो सिलेबस है साइंटिफिक वे से डिजाइन किया गया है, बहुत ही सिंप्लीफाइड है। और लास्ट चीज में एक चीज कहना चाहूंगा कि ह्यूमैनिटी का कोई भी सब्जेक्ट टफ हो ही नहीं सकता है। अगर कोई चीज टफ है तो वो मैथ्स है, वो फिजिक्स है, जिसमें कि बहुत दिमाग लगता है। यहां पे बहुत विशेष दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में चीजें हैं। कि अरिस्टोटल ने बोला तो भैया स्टेट पे क्या बोला, एडुकेशन पे क्या बोला, और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे क्या बोला है, दैट्स इट। क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है, कोई इधर उधर का कुछ घुमा के पूछते नहीं है। तो ये सब एक स्पेशल बेनिफिट है आपका यहां पे। जहां तक कि बैकग्राउंड का बात है, तो कोई पहले का बैकग्राउंड जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको नहीं आता हो तब भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। बहुत ही सरल है, इजी है, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है जब आप जानेंगे, क्योंकि वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड कैसे मूव किया है, ह्यूमैनिटी कैसे पिछले 5,000 साल में विकसित हुआ है, ये कहानी क्या है, जो थिंकर की जुबानी ही हम समझते हैं, जो विचारक हैं वो विचार दिए हैं, उनके कारण ही रिवॉल्यूशन आया है। वही सब थिंकिंग, मार्क्स ने कुछ बोला आज तक रेलेवेंट है, गांधी जी ने कुछ बोला आज तक रेलेवेंट है। तो उन लोगों ने किस चीज पे क्या क्या बोला वो आप समझते हैं, तो आपको ह्यूमैनिटी मूव कैसे किया है वो समझ में आएगा। आज का जो डायलॉग है कि बोलते हैं कि ये लेफ्टिस्ट है, ये कम्युनिस्ट है, ये कम्युनलिस्ट है, बहुत सारा चीज इस तरह का बोलते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, ये लिबरल है, अच्छा है, बुरा है, नहीं है। तो ये सब चीजों के बारे में रियलिटी समझेंगे कि आखिर लिबरल होता है तो होता कौन है, उसका क्या विचारधारा है, लेफ्ट है तो उसका क्या विचारधारा है। तो कभी कभी आप देखेंगे कि लेफ्ट का सरकार ठीक ठाक जगह आ जाता है, रिसेशन 2008 हुआ, उसके बाद लेफ्ट का गवर्नमेंट बहुत जगह यूरोप में आ गया। तो क्यों आया, उसका भी एक विशेष रीजन है। तो ये सब चीज समझ पाएंगे आज के टाइम में। जो अगर हम देखते हैं तो उसमें आपको दिखेगा कि राइट विंगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, चाहे आप इटली का बात कर लो, तुर्की का बात कर लो, कोई भी कंट्री का बात कर लो, ठीक है। तो राइट वेव बहुत अधिक बढ़ गया है वर्ल्ड वाइड। तो आखिर क्यों बढ़ा है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें समझना चाहिए, और हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से समझ आता है। दूसरा चीज, इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि दुनिया में यूक्रेन वॉर हुआ तो क्यों इंडिया ने ये स्टैंड लिया, इस स्टैंड से क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ये एवरी सिंगल थिंग यू विल अंडरस्टैंड कि आज का फॉरेन पॉलिसी कैसा चल रहा है। तो बहुत ही स्टोरीज इन्वॉल्व हैं, तो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो ये सब एक बहुत बड़ा रीजन हो जा रहा है कि लोग इसको चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब दो चीज है कि ये जो सिलेबस है वो सिर्फ स्टैटिक सिलेबस नहीं है कि एकदम जो लिखा है सो लिखा है, ऐसा नहीं है। इसमें स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पोर्शन है कि इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये पूरा ही डायनेमिक टॉपिक है कि बहुत सारा चेंजेस आता है। सबरीमाला पे कभी उसने जजमेंट दे दिया, एलजीबीटी पे कभी जब जजमेंट दे दिया,
ठीक है, तो ये जजमेंट कैसे चेंज कर रहा है सोसाइटी को, ठीक है, तो बहुत ड्रामेटिक वे से चेंज कर रहा है। 377 पे उसने आईपीसी 377 पे बात कर दिया। तो ये सब जितना भी चीज हो रहा है वो सब डायनेमिक चीज है, और डायनेमिक चीज भी इसमें पढ़ना है, तो एक इंटरेस्ट ऑलवेज बना रहता है। लेकिन दूसरा पक्ष में बोलता हूं, जो कि बाद में आप शायद समझेंगे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जब हम आंसर लिखने के लिए उसमें जाते हैं, तो आप देखेंगे कि इन जनरल कि जो डायनेमिक क्वेश्चन को जो बच्चा अटेम्प्ट करता है वो उसमें नंबर अधिक पाता है रादर देन स्टैटिक। तो सिलेबस जितना स्टैटिक रहता है उसमें स्कोरेबिलिटी उतना कठिन हो जाता है, ठीक है। जितना डायनेमिक सिलेबस रहता है और डायनेमिक क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उतना ही अधिक नंबर आपको आने का चांस है। इसीलिए लगातार इसमें देखेंगे कि ढेर सारे बच्चे 310, 320, 327 ऐसे करके के नंबर ला रहे हैं। वन ऑफ द रीजन इज डायनामिज्म, कि डायनेमिक क्वेश्चन का इतना ऑप्शन रहता है आपको कि वो सब क्वेश्चन चूज करे, उसी को अच्छे से लिखा और डन, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि अंदर की बात है, जो बाद में आप समझेंगे। अब एक चीज और होता है ऑप्शनल चूज करने का, कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल, कि स्टडी मटेरियल है कि नहीं है मार्केट में, है तो अच्छा स्टडी मटेरियल है कि नहीं। टेक्निकल सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब हो गया, या लिटरेचर, ठीक है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर या और भी कोई लिटरेचर। इस तरह के ढेर सारे ऑप्शनल है जिसमें कि अच्छा स्टडी मटेरियल मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन जहां तक कि पॉलिटिकल साइंस का बात है, बहुत बेहतरीन नोट्स, बहुत बेहतरीन बुक्स आपको उपलब्ध है, अवेलेबल है। और जब अच्छे रिसोर्सेस होते हैं तो जो हमारा जो टाइम है, जो आमतौर पर रिसोर्स को ढूंढने में बहुत वेस्ट हो जाता है, वो टाइम वेस्ट नहीं होता है। पीपल आर वेरी फोकस्ड कि हमें पता है कि ये बुक पढ़ना है, ये बुक पढ़ना है, ये बुक पढ़ना है, खत्म। उसी बुक से आएगा क्वेश्चन, उतना ही पढ़ लो, ग्रास्प कर लो, कंसोलिडेट कर लो, आपका काम बच जाएगा। तो ये है कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पैरामीटर के कारण से यहां सब पे ये बहुत मतलब प्रूव करता है कि यस, कि दिस आर द पैरामीटर्स, और यहां हर एक पैरामीटर्स पे प्रूव करता है कि यस, पॉलिटिकल साइंस इज वे सुपीरियर। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है क्यों, कि दैट्स द रीजन व्हाई पीपल चूज पॉलिटिकल साइंस एज देयर optional. Okay, so I hope that this video have gave you certain clarity as far as your choice of optional is concerned. Okay, I have narrated you the story of political science, but nevertheless, even if you choose any other optional, parameter would remain the same. इसी parameter पे, इसी यार्डस्टिक पे आप कैलकुलेट करेंगे कि हाँ ये ऑप्शनल अच्छा है या नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो हमने पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में बोला और मुझे लगता है कि आपको एक सर्टेन क्लैरिटी मिलेगा। ऐसे ही हम बहुत सारा वीडियो इस पे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट्स पे भी वीडियो बनाएंगे, और जो मिथ है मार्केट में जो चल रहा है उसको भी बर्स्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा अप्रोच क्या होगा एज फार एज द optional, that is political science, is concerned. So thank you very much.